चलिए जी, सो वी आर स्टार्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात ये सुनिएगा कि हम इसको अंडर दी वन नेम, अंडर दी वन अम्ब्रेला इलेक्ट्रिसिटी के नाम से पढ़ रहे हैं। अगर आप अपना सिलेबस देखें तो आपके पास दो चैप्टर्स आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के सेक्शन के अंदर। वन ऑफ द टॉपिक इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक जो आपके पास टॉपिक है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस टॉपिक की डिटेल्स क्या है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अबाउट द बेसिक क्वांटिटीज जो हम करंट, मतलब जो हम इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से पढ़ते हैं। वो हमारे पास आ जाती है करंट, वी हैव वोल्टेज, देन वी हैव रेजिस्टेंस। ये तीन अहम फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हम लोगों ने पढ़नी है। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर वगैरह भी आ जाती है जिसको हम डीसी सर्किट के अंदर कवर कर रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत सर्किट को पढ़ लेने के बाद एंड इसके अंदर एक एक बहुत अहम टॉपिक आता है ओम्स लॉ। नाउ ओम्स लॉ इज बेसिकली the the relation, the law that relates current, voltage and resistance। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम होगा हमारा वो बहुत सुकून से, बहुत इत्मीनान से, बहुत स्लो बेस के साथ करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस को सेपरेटली पढ़ना है एंड इनका रिलेशन समझना है, दैट इज ओम्स लॉ। ये समझ में आ गया ओम्स लॉ तो आपके लिए सर्किट्स काफी ज्यादा आसान हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा जो चैप्टर इसी सेक्शन के अंदर आता है दैट इज डीसी सर्किट। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम इन फ्लो पढ़ रहे होंगे दोनों को। हम स्विफ्टली फ्रॉम ओम्स लॉ के बाद फिर हम डीसी सर्किट स्टार्ट कर देंगे। तो डीसी सर्किट के अंदर आपको कब पता चल जाना चाहिए कि हम डीसी सर्किट के अंदर आ चुके हुए हैं। डीसी सर्किट के अंदर सबसे पहले आप सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, सर्किट्स का जो ओरिएंटेशन है। तो आप पढ़ेंगे उसके अंदर सीरीज एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन, जो आप ओ लेवल्स में भी देख चुके हैं। एक दफा रिकॉल करेंगे उसको और डिटेल में जरा। अच्छा, आप फिर पढ़ेंगे यहाँ पे पोटेंशियोमीटर्स, सॉरी, किरचॉफ रूल, समथिंग दैट इज न्यू। लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट है वो इतने न्यू नहीं है आपके लिए, ठीक है ना, मतलब इतने मुश्किल नहीं है। और फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर, जो कि सर्किट्स, पोटेंशियल डिवाइडर एंड पोटेंशियल मीटर। तो मैं पोटेंशियल मीटर ही लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा इस पूरे सेक्शन का एक स्मॉल ब्रीफिंग थी। ठीक है, सेक्शन में कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन बस ये कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मांगता है। बेसिक जो है हम लोग अंडरस्टैंडिंग वो हम बहुत इत्मीनान से लेते हैं। ठीक है ना, तो उसमें अगर हम स्लो हो जाए तो परेशान हो जाएगा, स्लो होना बनता है यहाँ पे। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट टुडे। वी अंडरस्टैंड व्हाट करंट इज। ठीक है, तो ऑल व्हाट वी शुड नो, व्हाट वी मस्ट नो अबाउट करंट, वो आज हम करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिकल करंट, या हम सिर्फ करंट, इसको इलेक्ट्रिकल करंट इसलिए मेंशन कर दिया जाता है क्योंकि करंट इज अ जनरल टर्म दैट इज यूज्ड फॉर अ फ्लो। ठीक है, तो आप वाटर करंट की बात कर सकते हैं, आप एयर करंट की बात कर सकते हैं। एक कन्वेंशनल करंट नाम का एक स्टेटमेंट, जो है ना नाम आपने सुना था जब आप ओ लेवल्स के अंदर कन्वेक्शंस वगैरह पढ़े होंगे ट्रांसफर थर्मल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल करंट, और नॉर्मली हम इसको करंट से रेफर कर दिया। तो हमने बोला हम सबसे पहले देख रहे हैं करंट। करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक स्टैंडर्ड तरीका इज टू मेंशन इट विद कैपिटल आई, लेकिन एट टाइम्स हम इसको स्मॉल आई से भी देख लेते हैं। मोस्टली आपको ये कैपिटल आई से ही मेंशन हुआ हुआ दिखेगा। सही है नहीं? सबसे पहले करंट को डिफाइन कर लो मेरे साथ। ठीक है, और उसके बाद फिर हम डेफिनेशन को भी आगे समझते हैं। ठीक है, तो करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है,
अक्सर हम इसको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह देते हैं। टेक्निकली बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन जब हम इसको चार्ट के थ्रू समझते हैं तो इसकी अंडरस्टैंडिंग स्लाइटली डिफरेंट होती है, सही है ना। तो वो बहुत गहरी टेक्निकलिटीज है, उस बारे में हम नहीं जाएंगे, ठीक है, बहुत थोड़ा बहुत उसको डिस्कस करेंगे। चार्ट की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, इन सर्टेन क्वेश्चन इट रिक्वायर्स दिस मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो हम जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा ही इसको समझ लेंगे, ठीक है ना, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जरा अच्छी हो जाए। असल में सबसे मेजर चीज होती है जो मैं अक्सर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाता हूँ कि यू शुड हैव अ प्रॉपर पिक्चर ऑफ करंट, a proper picture of what voltage is and a proper picture, physical picture of what resistance is। तो यूजुअली जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, बाय डेफिनेशन बाय मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स आपको करंट वोल्टेज जनरेशन सोर्स वगैरह सब समझ में आ जाता है। लेकिन जब आप एक सर्किट को देख रहे होते हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट को, और वहां पे आपके जहन में वो एक विजुअलाइजेशन नहीं हो पा रही हो कि व्हाट इज द फ्लो, क्या ड्रॉप है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या मतलब है इन सारी चीजों का, तो वो सॉल्व करना थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, ठीक है ना। तो उस पिक्चर को क्लियर करने के लिए हमें थोड़ी सी डिटेल में जाना होगा। हमने इसको मैथमेटिकली लिखना है, आई इज टू क्यू ओवर टी। अच्छा, ये क्यू कुड बी ए कैपिटल क्यू, कुड बी ए स्मॉल क्यू, ठीक है। तो यूजली हम जब ओवरऑल चार्ट की बात करते हैं तो हम क्यू बाई टी लिख देते हैं। यहाँ पे आपके पास क्यू इज चार्ज which is measured in coulombs, ठीक है, and t is time measured in seconds, ठीक है। इसका जो यूनिट है, आई इज द करंट की हम बात कर चुके हैं, इसका जो यूनिट है, यूनिट इज एम्पेयर। एम्पेयर ए से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। एम्पेयर इन टर्म्स ऑफ इसके यूनिट्स बात किया जाए तो इट्स कूलम्स पर सेकेंड्स। एम्पेयर वैसे तो करंट इज अ बेसिक क्वांटिटी, लेकिन बेस क्वांटिटी है, और इसको फर्दर हम ड्राइव नहीं करते हैं। लेकिन कूलम्स पर सेकंड क्यों समझ रहे हैं वो भी बता, ठीक है। 1 एम्पेयर ऑफ करंट मीन्स के इन अ सेकेंड 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिस थ्रू अ सिंगल पॉइंट इन अ कंडक्टर। ये जो सिंगल पॉइंट वाली बात है ये बहुत अहम बात है, ठीक है। अब एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि यू शुड नो हाउ टू एक्सप्लेन व्हाट एन एम्पेयर इज, ठीक है ना। अब जब एम्पेयर की बात की जाती है कि डिफाइन एम्पेयर, तो यूजली क्या होता है कि हम इसको बोल देते हैं जनाब यूनिट ऑफ करंट, तो वो गलत हो जाएगा। डेफिनेशन के मामले में एक बात याद रखना कि अगर वो क्वांटिटी डिफाइन करवा रहा है तो आपने क्वांटिटी के रेफरेंस से डिफाइन करना है। अगर वो यूनिट डिफाइन करवा रहा है तो आपने यूनिट के रेफरेंस से ही यूनिट को डिफाइन करना है। तो वो किस तरह होगा, तो हम यहाँ पे एम्पेयर की डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। ये पेपर 2 में आपसे पूछता है, एमसीक्यूज में इसके क्वेश्चंस बन जाते हैं। एम्पेयर क्या है आपके पास, आप लिखेंगे व्हेन 1 कूलम चार्ज passes through a cross section area या फिर a single point of a conductor in 1 second, current is equals to, मैंने करंट के सिंबल को यूज किया, आई इज इक्वल्स टू 1 एम्पेयर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपसे बोला जाए कि करंट की वैल्यू इज 2 एम्पेयर, तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर 2 कूलम चार्ज आ रहे हैं, 2.5 एम्पेयर 2.5 कूलम चार्ज आ रहे हैं पर सेकंड, 3 एम्पेयर में 3 कूलम चार्ज आ रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड हम पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकंड ही बात करेंगे। तो मैंने कहा कि 1 एम्पेयर की मैं बात कर चुका था, दूसरी एग्जाम्पल दे देता हूँ। 2 एम्पेयर के करंट का मतलब है
कि a charge of 2 कूलम is flowing every second, या फिर अगर मैं बात करता हूँ 2.7 एम्पेयर इवन, या फिर एक थोड़ा सा और डिफरेंट वैल्यू ले लेते हैं, पॉइंट्स में आ जाते हैं, मैं कहता हूँ 0.4 एम्पेयर लेट से, तो 0.4 कूलम्स ऑफ चार्ज इन 11 सेकेंड्स, दैट इज पासिंग। ठीक है, अब ये पासिंग से क्या बनाते हैं, कहाँ से पास करना है, इस बात को समझना है, लेकिन उससे पहले चार्ज को एक दफा रिकॉल कर देते हैं। चार्ज किससे कहते हैं, चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज एक्चुअली चीज क्या है, इस चीज को समझना है। देखें, चार्ज को यू डिफाइन चार्ज एज अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले चार्ज को रिकॉल कर रहे हैं, समझ लें कि हमने ओ लेवल्स में पढ़ा रखा हुआ है। ठीक है, चार्ज को डिफाइन करेंगे, सबसे पहले चार्ज को डिफाइन करेंगे अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों कह रहे हैं, देखें, थोड़ी सी केमिस्ट्री की हेल्प हम यहाँ पे लेते हैं। देखिए, केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हैं, वी हैव एलिमेंट्स, हम उनको बोलते हैं पार्टिकल्स, हम कहते हैं देयर आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। न्यूट्रल पार्टिकल्स आप कितने कहते हो, आप कहते हो कि जनाब उनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो, वो न्यूट्रल। ठीक है ना। फिर आपके पास आते हैं आयंस। आयंस आपके पास चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। आयंस could be a cation, a positively charged particle, and ion could be an anion, negatively charged particle। अच्छा, अगर मैं कैटाइंस की बात करूँ तो जनाब वो पॉजिटिवली चार्ज बना किस रहा था, तो आप ये बोलेंगे सर इसके पास से इलेक्ट्रॉन्स चले गए थे। ठीक है ना। तो जो रिमेनिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स था दैट वाज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ओवरऑल आपने बोला कि जनाब इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और अगर मैं एनाइन की बात करूंगा कि जनाब एनाइन एनाइन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैसे बना था, तो आप बोलेंगे सर इट बोरोड सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे। तो इवेंचुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो आपके पास अनइक्वल हो गया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए थे, आपने जितने ज्यादा थे आपने उतना चार्ज बोल दिया, नेगेटिव और नेगेटिव को नेगेटिव करना। तो एनाइन बनना, कैटाइन बनना, मतलब पॉजिटिवली चार्ज होना, नेगेटिवली चार्ज होना, चार्ज होना ना होना, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स तो मूव नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर बैठे सेटल है वहां पे। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं आपके पास, और इलेक्ट्रॉन्स भी कौन से, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, जिसको आप केमिस्ट्री की जबान में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते थे, हम उनको यहाँ पर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानेंगे। ठीक है ना। तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहला रहे हैं, उनकी क्या अहमियत है, वो अभी थोड़ी देर में देखते हैं। तो चार्ज इज बेसिकली ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आने जाने से ही चार्ज होता है। अब वो ग्रुप कितना बड़ा, कितना भी बड़ा हो सकता है। अब उस ग्रुप का जो सबसे छोटा एलिमेंट है दैट इज एन एलिमेंट्री चार्ज, जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं आप, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। भाई एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 200 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है ना, या इतने ही इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे। तो जो जितना भी चार्ज होगा दैट वुड बी एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ द वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, आपके पास इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री चार्ज है। एलिमेंट्री चार्ज, चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन है आपके पास, उसको आप इनसे रेफर कर रहे हो, दैट इज 1.6 टेंस पावर माइनस 19 कूलम्स। ठीक है, इसको आप बोलते हो एलिमेंट्री चार्ज। देखो ये चीज बहुत जगह काम आएगी, पार्टिकल फिजिक्स में भी काम आएगी। सही है, ई की वैल्यू। तो अब जो भी चार्ज है आपके पास, वट एवर द चार्ज इज, इट शुड बी एन मल्टीपल एन टाइम्स एंड इज द इंटीजर ऑफ ई। ठीक है ना। या तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह करके। अब मुझे ये देखना होगा कि मेरे पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम। जब हम बोलते हैं ना 1 कूलम चार्ज गया था, तो मुझे ये समझना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स गए थे। तो देखो, एक चीज तो पहले जहन में चार्ज की पिक्चर क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चार्ज किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। चार्ज है एक ग्रुप का नाम। मैं बाजू का क्लास में एग्जांपल देता हूँ, आपकी क्लास में स्कूल है, आपके पास डिफरेंट सेक्शंस हैं। आपका एक सेक्शन है, लेट्स से सेक्शन ए। सेक्शन ए में 25 बच्चे हैं, उन 25 बच्चों में से कोई एक भी सेक्शन ए नहीं है। वो 25 बच्चे जब मिल जाते हैं दैट्स सेक्शन ए।
अगर आप 25 बच्चे ग्राउंड में बोलेंगे कि सेक्शन ए इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, आप लाइब्रेरी में हैं तो बोला जाएगा सेक्शन ए इज सिटिंग इन द लाइब्रेरी, आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप बोलेंगे सेक्शन ए इज अंडर द असेसमेंट। सेक्शन ए क्या है? उस ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम है, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं, आपके रूम का नाम भी सेक्शन ए नहीं। ठीक है ना? तो इसी तरह चार्ज कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। चार्ज जब बोला जाता है चार्ज फ्लो किया जा रहा है तो बोला समझा ये जाएगा ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज फ्लोइंग। अब चार्ज का मैग्नीट्यूड बताएगा कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दैट ग्रुप। ठीक है? वो हम किस तरह समझेंगे? वो हम समझेंगे q इज टू एन वाले फॉर्म से। अगर मैं ये देखूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 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 वन कूलम चार्ज, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ। मैंने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम। ठीक है? तो ये सब हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमारे जहन में एक तो वाज़ेह पिक्चर क्लियर हो कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो देखें आपके पास 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स मेक्स वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो वन कूलम मस्ट बी इक्वल टू एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? मैं इसको एन कह देता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड द वैल्यू वुड बी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। समझ पा रहे हैं आप? इतनी बड़ी वैल्यू है। एक कूलर का मतलब है 6.25 10⁻18, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। सही है? तो अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि जनाब करंट वॉज इक्वल्स टू 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर का मतलब है 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड। इसका मतलब है कि 6.25 इलेक्ट्रॉन्स वर फ्लोइंग एवरी सेकेंड। ठीक है? अब ये इसी तरह अगर मैं लेट से मैं कह देता 2 एम्पेयर है। ठीक है? तो ये वैल्यू डबल हो जाती है। आप कहते हैं 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो कर रहे हैं। अब फ्लो कर रहे हैं, ये क्या चीज है? ठीक है ना? इस बात को हम दोबारा समझते हैं। करंट एंड चार्ज समझ में आ गया। फ्लो करने से मुराद ये नहीं है कि अगर मेरे पास एक वायर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वायर, इस वक्त मेरे पास मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ है, दिस इज अ वायर और मैं बोलूँ इसमें से 1 एम्पेयर करंट जा रहा हूँ, टेक्निकली गेस 1 एम्पेयर ही करंट आ रहा है इसमें से, आई गेस यस। ठीक है? तो इसमें 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब है कि इस पूरे वाई के अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? अब इसका क्या मतलब है वो वर्ड से समझेगा। देखिए अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे फ्लो रेट मालूम करना है किसी भी चीज का, ठीक है, फ्लो रेट से बता दें कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि जनाब आपके बिल्डिंग के बाहर, घर की बिल्डिंग या ऑफिस की बिल्डिंग या कॉलेज की बिल्डिंग के बाहर हाउ मेनी cars are passing by that building in a second या in a minute, तो यू नेवर गो अप टू द टेरेस और आप गिनेंगे जनाब 1 मिनट में इस पूरे रोड पे कितनी गाड़ियां हैं ना। आप किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आप अपने दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे और आप देखेंगे 1 मिनट में आपके सामने से कितनी गाड़ियां गुजरी थी। ठीक है? तो जब हम करंट की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि पूरे कंडक्टर, लेट्स से दिस इज अ पीस ऑफ अ कंडक्टर, पूरे कंडक्टर में आपके पास 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है ना। इफ द करंट इज 1 एम्पेयर तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर आप नोट करोगे तो यहाँ से 1 सेकंड के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स 8 6.25 वन कूलम चार्ज होगा। इस पॉइंट पे जब मेजर करोगे तो वो भी 1 कूलम चार्ज होगा, ये भी 1 कूलम चार्ज होगा, एंड सो ऑन, हर जगह हर पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज पास ऑन कर रहा हो। इसका मतलब ये है कि सर एक कंडक्टर के अंदर तो टोटल नंबर ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इससे ज्यादा। यस। और वो इलेक्ट्रॉन जो कि फ्लो नहीं कर रहे वो इससे कहीं ज्यादा। क्यों? अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो की थोड़ी सी पिक्चर अपने जहन में क्लियर कीजिए। जब हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट में यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। कौन सा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है? सारे? या इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहा है तो क्या जहन में पिक्चर ये कि जनाब एक पाइप है, जैसे एक रोड है, उस पर गाड़ियां चल रही हैं, इलेक्ट्रॉन चले चले जा रहे हैं। हम आसानी के लिए बिल्कुल इसी तरह कह देते हैं। बाजू बात आगे एग्जाम्पल ऐसी आएंगी रेशेस वगैरह से रिलेटेड, मैं उसमें भी यही इसी टाइप की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद है, शेल्स के अंदर मौजूद है। ठीक है? और जो मूवमेंट की सलाहियत रखते हैं वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं।
और सिंस मुझे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है तो यही आउटर मोशन के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूवमेंट परफॉर्म करेंगे, नॉट दी इनर शेल्स। तो इनको मैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का नाम दूंगा। तो ये जो 6.25 10 और 18 थे ये सिर्फ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के थोड़ा सा पार्ट थे, सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। अब हाउ डू दे मूव? दे डू नॉट फ्लो, दे डू नॉट ट्रैवल लाइक इन अ टनल और इन अ पाइप समथिंग ना। बेटा एटम मौजूद, इलेक्ट्रॉन मौजूद है एटम के आउटर मोस्ट शेल से, अगर वो वहां से निकलता है तो किसी दूसरे एटम के आउटर मोस्ट शेल में ही जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन रादर ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एटॉमिक लेयर या वन एटम टू अनदर एटम। तो जब हम कहते हैं द करंट इज फ्लोइंग, तो एक्चुअली होता ये है कि लेट्स से कि ये जो हमने आसानी के लिए बनाया, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ चार्ज। तो मैंने कहा चार्ज एक्चुअली इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये इस पिक्चर को क्लियर करते हैं कि जनाब कि बहुत सारे काफले हैं और वो रोड पे चले चले जा रहे हैं। अगर मैं बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूं तो हो ये रहा है कि जनाब इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल से आउटर मोस्ट शेल की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं, इस तरह करके कुछ। तो इलेक्ट्रॉन्स एक फ्री मोशन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम पे ड्रिफ्ट करेंगे, शायद यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अपनी नेक्स्ट लेयर पे जाएंगे तो ये वाले भी पुश ऑन होंगे आगे की तरफ, ये आगे की तरफ, ये आगे की तरफ। इसी वजह से हर पॉइंट पे जो फ्लो रेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आगे बढ़ा होगा सेम होगा। अगर पीछे से तीन एक्स्ट्रा आ गए तो यहाँ से तीन आगे बढ़ जाएंगे, फिर वहां से तीन आगे बढ़ जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। Are you समझ में? So this is what electron flow of charge is. Only conduction electrons from the outermost shell ये फ्लो कर रहे होते हैं। आ रही बात समझ में? तो अच्छा, अब यहाँ पे एक मजेदार सी चीज ये है कि एक कॉन्सेप्ट, एक मिस कॉन्सेप्ट होता है दिमाग में कि शायद करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, शायद करंट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ना, तो गलत है। स्पीड अलग है, करंट अलग है। करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किस स्पीड से चार्ज फ्लो करेगा, डेफिनेटली मूव कर रहा है, स्पीड तो होगी, फिजिकली मूव कर रहा है, फिजिकली स्पीड होगी उसकी कुछ ना कुछ। एक डिस्टेंस कवर किया उसने फिजिकली, एक एटम से दूसरे एटम बहुत छोटा ही है लेकिन स्पीड तो होगी। उस स्पीड का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या ड्रिफ्ट स्पीड का हम नाम देते हैं। द स्पीड बाय विच, अच्छा हम एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे क्योंकि हर एटम एक डिफरेंट, हर इलेक्ट्रॉन एक डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है। मैंने डिफरेंट डिस्टेंस भी बोला, अभी समझाता हूँ। सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रेट जा रहे होंगे, भाई कोई इधर निकल गया, कोई इस वाले एटम चला गया, कोई इधर वाले एटम चले गया, कोई बिल्कुल स्ट्रेट चला गया, कोई इधर। लेकिन जाएंगे सारे एक ही सिम्टम, पीछे नहीं आने वाला। पीछे क्यों नहीं आने वाला ये समझ में आएगा पोटेंशियल डिफरेंस समझने के बाद, पढ़ने के बाद, ठीक है ना। पीछे वो नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप ये देखो इस डायग्राम में, शायद आपने गौर किया हो कि जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मतलब मूवमेंट, वेलोसिटी मतलब मूवमेंट इसी तरफ हो रही है इसकी, वो मैंने टुवर्ड्स राइट बनाई है, और करंट को मैंने मार्क किया हुआ है टुवर्ड्स लेफ्ट। इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए इस चीज को आपने कॉलेज में थोड़ा सा पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे रिकॉल कर रहा हूँ, बहुत डेप्थ की जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये है कि समझने की समझना जरूरी है। देखिए टेक्निकली आपके पास इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं टुवर्ड्स एनी वे, ठीक है ना, मतलब लेफ्ट या राइट, ये तो डिपेंड करता है कि मेरी बैटरी इस सिम में लगी हुई है, वो इस बारे में बात करेंगे। हम करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट क्यों लेते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, मैं जनरली बताता हूँ कि देखें इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड वे लेटर देन प्रोटॉन्स, ठीक है। तो इनिशियली द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज नॉट कंसिडर्ड क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स था ही नहीं तस्वुर में। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ता है तो मोमेंटरीली ये चार्ज पॉजिटिव रह जाता है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाएगा तो ये मोमेंटरीली पॉजिटिव रह जाएगा। जब ये आगे बढ़ेगा तो ये मोमेंटरी पॉजिटिव रह जाएगा, जब ये आगे बढ़ेगा तो ये मोमेंटरी पॉजिटिव रह जाएगा। तो जैसे जैसे आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इट सीम्स लाइक ए पॉजिटिव चार्जेस आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑल्दो दे आर नॉट, बट इट्स अ परसेप्शन, ठीक है। सो वी फॉलो दैट परसेप्शन बिकॉज इनिशियली हमें पता ही नहीं था, ये परसेप्शन ही हमारी जिंदगी थी, ये परसेप्शन ही हमारी हकीकत थी कि भाई पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तस्वुर नहीं होता हमारे पास। इसीलिए इसको हम कन्वेंशनल करंट का नाम देते हैं, और टेक्निकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो। तो सर्किट के हवाले से अगर बात करूँ डायरेक्शन क्या कंसिडर करनी होती है, तो यहाँ पे देखिएगा सर्किट में हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, चले ये हमारे पास एक
जनरल सा सर्किट आ गया जिसमें क्या डिटेल्स हैं ये सब आपको पता ही है, लेकिन हम इस पर बात नहीं करेंगे, हमें समझना है सिर्फ अपनी ये चीज से करंट की डायरेक्शन क्या है। लेकिन फिर भी मैं रिकॉल कर देता हूँ, दिस इज अ साइन गिवन टू अ सेल, अ सिंगल सेल। ये एक कंपोनेंट है जिसे रजिस्टर के नाम से जानते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन मेंशन नहीं होते, ये सब आपकी याद दहानी के लिए मैंने पहली दफा यहाँ पे लिख दिए हैं। द स्मॉलर बार इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और द बैटरी, एंड अ लार्जर बार इज द साइन गिवन टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है ना। अच्छा, टेक्निकली क्या हो रहा है, टेक्निकली आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड ये साइकिल है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से चलेंगे एंड ये यूं करके वापस आ जाएगा ना, ये साइकिल एक चले चले आ रहा है। लेकिन हम तुमसे क्या करेंगे, उसकी मैंने लॉजिक बता दी है, ज्यादा लॉजिक की डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। वो कि हम ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं। तो सादा लफ्जों में हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन अगर आगे जा रहे करंट पीछे, इलेक्ट्रॉन राइट जा रहे करंट लेफ्ट में, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे करंट नीचे है, ठीक है ना, ये समझना। तो ये है क्या, बेसिकली आपके पास जो डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो डायरेक्शन पॉजिटिव, अब ये टर्मिनल्स की बात होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, इसे आप कहते हैं कन्वेंशनल करंट, हमने यही फॉलो करना है, ठीक है। और जो दूसरी डायरेक्शन है, जो एक्चुअली प्रैक्टिकली फ्लो हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक फ्लो। अब बेसिकली बात ये है कि आपके पास जितने भी रूल्स आगे जो करंट रिलेटेड है, अगर मैं मैग्नेटिज्म को रिलेट करूँ यहाँ पे, तो आपके पास राइट हैंड रूल, लेफ्ट रूल, ये सारी चीजें जो है, लेफ्ट हैंड रूल, ये अकॉर्डिंग टू दिस दिस कन्वेंशनल करंट बनेगा। अब या तो इसको चेंज कर दूं यहाँ पे, तो सबको भी चेंज करना पड़ेगा। अब सादी सी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन करंट जो है वो कंसिडर करना, ठीक है ना। हाँ, अलबत्ता ऐसा जरूर होता है कि जैसे इंजीनियरिंग वगैरह अगर आप करते हैं, तो खुदा ना खास्ता अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करने चला जाता है, तो वहां पे आप ये देखेंगे कि एवरी बुक हैज टू वर्जन्स, ठीक है। हमने हमारे पास एक बड़ी फेमस सी बुक थी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करता है वो इस बुक से जरूर गुजरता है, दैट इज रेफर्ड एज, हम फ्लॉइड के नाम से जानते थे उस बुक को, ठीक है ना। फ्लॉइड साहब जो थे वो उसके ऑथर थे, उन्होंने वो बुक लिखी थी, और उस बुक के दो एडिशन थे, एक था कन्वेंशनल और एक था इलेक्ट्रॉनिक फ्लो, मतलब बुक पूरी वही थी। कन्वेंशनल में जितनी भी एग्जांपल, जितनी भी एक्सप्लेनेशन, जितने भी क्वेश्चन थे, वो अकॉर्डिंग टू दिस फ्लो था, ठीक है, मतलब ये वाला। एंड जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फ्लो उसके अंदर ये वाली डायरेक्शन थी, मतलब बात ये कि गलत नहीं है। बहुत सारे रीजन ऑफ दिस वर्ल्ड के अंदर अभी भी यही चीज पढ़ाई जाती है, मतलब अब ये पढ़ाई जाती है, हमने अपने सिलेबस को स्टिक करना, राइट। अच्छा, बिफोर आई कम टुवर्ड्स द थिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि बड़ी जबरदस्त चीज है, जो बड़ी जबरदस्त अहम चीज है जो हमें समझनी है, एक बेसिक सी चीज और डिस्कस करनी है जिसका बहुत ज्यादा अहम काम नहीं है, जिसको नॉलेज के करंट आपके पास दो टाइप्स में एग्जिस्ट करता है, जस्ट करंट के मोशन को क्लियर करने के लिए। करंट आपके पास एग्जिस्ट करता है एज अ डायरेक्ट करंट, ठीक है, या फिर करंट आपके पास एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। आपके घरों में जो आ रहा है वो ऑल्टरनेटिंग करंट, सेल्स बैटरी पावर सप्लाई जो आपको दे रही है वो डायरेक्ट करंट, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है, अभी देखते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट को हम पढ़ते हैं डिटेल में एटू के अंदर जाके, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे एटू में जाकर के, लेकिन थोड़ा बहुत आप समझ जाए। ऑल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट में फर्क ये है कि डायरेक्ट करंट के अंदर जो मोशन ऑफ द चार्ज इज इन अ यूनिफॉर्म इन अ सिंगल डायरेक्शन, ठीक है, और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी आपके पास कांस्टेंट रहता है, करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो पहला की पॉइंट ये है कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, और हम इसी की बात करेंगे, मतलब हम डीसी की पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यूनिफॉर्म डायरेक्शन किस चीज की, चार्ज की, ठीक है।
अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या है आपके पास, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग का वर्ड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। मैं ये बोलूंगा साइनसॉइडली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग आपके पास क्या कहते हैं वैल्यूज होंगी करंट की। ऑल्टरनेटिंग इसे कहते हैं कि डायरेक्शन भी फ्लिप कर रही होती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव वो भी फ्लिप कर रहा होगा, ठीक है ना। तो अ, मैं ऑसिलेटिंग मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ। इस बात की डेप्थ में बहुत ज्यादा मत जाना, सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए। ए टू में पहुंचोगे खुद ही समझ में आ जाएगा ऑसिलेटिंग का वर्ड यूज करना, ठीक है ना। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग डायरेक्शन, हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं थ्रू ग्राफ्स। तो अगर इसके ग्राफ्स देखो तो देखो ग्राफ आपके पास जो करंट का बनता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डायरेक्ट करंट का, वो आपके पास एक बेसिक सही ऐसा ग्राफ बन जाता है, a value of current which is constant with respect to time। और अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट को देखो तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो आपके पास फ्लक्चुएट कर रहा है, उसकी जो वैल्यूज है वो अप एंड डाउन इस तरह से मूव कर रही है। अब यहाँ पे समझाना था मुझे कि ये एक्चुअली ऑल्टरनेटिंग में क्या हो रहा होता है। जब आप डायरेक्ट करंट की बात करते हो तो जो एक सिंगल चार्ज है वो यहाँ से इधर आएगा, यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर एक सिंगल चार्ज वो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऑल्टरनेट, ठीक है ना। वो ऑसिलेट करता रहेगा और एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ठीक है ना, जो उसका अहम मकसद था ना। अब इस बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द मोशन ऑफ अ चार्ज इफ करंट इज नॉट द वेलोसिटी, देन व्हाट द मोशन ऑफ अ चार्ज। देखो, चार्ज मैंने कहा था इट ड्रिफ्ट्स, ड्रिफ्ट कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। अब जाहिर है कि एक डिस्टेंस कवर कर रहा है भाई, तो उसकी स्पीड भी होनी चाहिए। उस स्पीड को मैंने रेफर किया ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट है, डेफिनेटली वो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा कि किस से वो जा रहा था। एंड वो आपके पास एक एवरेज वैल्यू होगी। एवरेज वैल्यू भी मैंने कहा था क्योंकि आपके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्लो कर रहे हैं, तो 19-20 होगी वैल्यूज ड्यू टू डिफरेंस इन डिस्टेंस। एक सेकंड के अंदर इसने यहाँ जाना है, इसने यहाँ जाना है, दो अलग अलग डिस्टेंस होगी, ठीक है जी। तो एवरेज वेलोसिटी हम किस तरह निकालेंगे, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आप समझेंगे, सही है। तो मैंने कहा एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम देख रहे हैं ये डेरिवेशन, यस जो मैं करवा रहा हूँ आ सकती है, ठीक है। और इसमें जितनी चीजें नहीं हुई ढंग से वही बताते हैं। चले, एक और चीज जहन में आई, वो समझना यूं जरूरी है क्योंकि अभी करंट समझना बहुत आसान है। अब आप सोचोगे सर ये सब डिटेल क्यों जाना जरूरी है। असल में बातों बात ये डिटेल जो है ना, जब आप करंट समझ लेते हैं बहुत आसानी से, वोल्टेज आ जाता है वो भी समझ में आ जाता है, रेजिस्टेंस वो भी समझ में आ गया, अब आ गया सर्किट। अब जैसे ही सर्किट आया ना, तो सर्किट देख करके बच्चे पता है कैसी बातें करते हैं, वो कहते हैं सर जी वोल्टेज यहाँ से चला, नहीं चलता वोल्टेज। रेजिस्टेंस कहाँ पहुंच गई, नहीं पहुंची रेजिस्टेंस, ना वोल्टेज कहीं चलेगा, ना ही रेजिस्टेंस कहीं पहुंचेगी, चलता सिर्फ करंट है, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीजें कि चलने का मकसद क्या है, इसको समझने के लिए सारी डिटेल हम देख रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हम देख रहे हैं तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्टर्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे पहला डिपेंड करेगी करंट का मैग्नीट्यूड पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करेगी एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करेगी कि कितने आपके पास चार्ज कैरियर से, अब चार्ज कैरियर्स किसे कहते हैं, चार्ज कैरियर आप हर उस पार्टिकल को कह रहे हो जो कि चार्ज की फॉर्म में आगे एनर्जी को कैरी करे। हम इलेक्ट्रिकल करंट की बात कर रहे हैं, हमारे लिए चार्ज कैरियर विल ऑलवेज बी एन इलेक्ट्रॉन। तो जब मैं चार्ज कैरियर का नाम दूं तो समझ लें कि मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल तो वो भी करंट है, ठीक है, और वहां पे चार्ज कैरियर अल्फा पार्टिकल हो जाएगा, सही है। अब आपके पास कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है वो डिपेंड करता है। तो एक चीज हम यहाँ पे पढ़ते हैं जिसे कहते हैं चार्ज डेंसिटी, एन से प्रेजेंट करता है। तो इससे पहली चीज डेरिवेशन समझने के लिए मैं यहाँ पे पढ़ेंगे चार्ज डेंसिटी।
चार्ज डेंसिटी को आप एन से प्रेजेंट करते हो, ठीक है। चार्ज डेंसिटी क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब चार्ज कैरियर्स सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, conduction electrons. Not every electron in that particular medium or of that particular atom is carrying electricity. There are certain number conduction electrons बोला था, valence इनको बोला था। तो charge carriers number of valence electron, मतलब number of those electrons जो कि actually move करेंगे, ठीक है ना। charge carriers जैसे कहा आपने, charge carriers मतलब conduction electrons per unit volume, per unit volume। अब देखो, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने हैं ये टोटली डिपेंड करता है कि एटम्स कितने, ठीक है ना। एटम्स कितने थे ये टोटली डिपेंड करता है कि भाई सैंपल कितना बड़ा था, फिजिकली कितना बड़ा था। अब कॉपर है, कॉपर छोटा सा सैंपल ले लो, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे। इतना बड़ा सैंपल ले लो, इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे। एक बहुत ही लॉन्ग वायर है, उसके नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स निकालने के लिए तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए, फिर उसको नंबर ऑफ चार्ज कैरियर से मल्टीप्लाई करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये भी डिफरेंट है, लेकिन क्या पर यूनिट पार्टिकल्स कितने हैं ये चीज तो फिक्स होगी ना। पर यूनिट वॉल्यूम पार्टिकल्स, मतलब एटम्स कितने अकोमोडेट हो रहे हैं एक यूनिट वॉल्यूम में, ये एक एटम की फिक्स प्रॉपर्टी है। ये टोटली एटॉमिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रही है। तो चार्ज डेंसिटी इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। कॉपर की सर्टेन चार्ज डेंसिटी है, आयरन की डिफरेंट है, टंगस्टन की डिफरेंट है, स्टील की डिफरेंट है। Different samples of different of the same material would have the same value of charge density. Just like density पढ़ते हो, just like young modulus पढ़ा था, इसी तरह की क्वांटिटी आपके पास चार्ज डेंसिटी है। इनकी अलग अलग नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हो सकते हैं, लेकिन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम वाली जो बात है, रेशो जो है वो सेम रहेगा आपके पास। तो एक चीज यहाँ पे आप लिखोगे कि एन मतलब चार्ज डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल, ठीक है। different samples of same material would have same charge density। ठीक है। अब इस बात से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं। मैंने कहा कि मेरे पास जो चार्ज डेंसिटी है वो है बेसिकली नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये था मेरे पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली, तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। और ये है वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर सैंपल। पर्टिकुलर सैंपल से बताती है कि अगर मैं इस वाले सैंपल की बात करूं तो इसका वॉल्यूम किस तरह निकालेंगे हम, द क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ, एरिया इंटू लेंथ आ गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट की बात इस तरह की, मैंने कहा जनाब टोटल नंबर ऑफ चार्ज एरिया जो है वो चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने में आ जाए, ठीक है। अब इस वॉल्यूम को मैं लिख देता हूँ एरिया मल्टीप्लाई बाय दी लेंथ करके, ठीक है। ये मेरे पास आ गया नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। नाउ व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, ये तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए। चार्ज कितना है वो भी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। अच्छा क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा यहाँ पे, मैंने एक चीज लिखी थी क्या लिखी थी?
अच्छा, मैं इसको कैपिटल एन कर देता हूँ, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक है, तो मैंने कहा था कि अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक चार्ज कैरियर जो कि मेरे पास ई या फिर क्यू से रेफर किया जा सकता है, तो मेरे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन को चार्ज कैरियर से मल्टीप्लाई कर। चार्ज कैरियर क्या है? क्यू। चार्ज ऑफ अ चार्ज कैरियर हमारे हमारे लिए वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो ये हो गया जनाब एन, ये चार्ज डेंसिटी थी, ये एरिया था, ये लेंथ था, और यहाँ पर आपके पास अगेन क्योंकि बैलेंस रखनी इक्वेशन, दोनों साइड की से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ऊपर पड़ा था कि दिस इज बेसिकली द टोटल चार्ज। तो ये आपके पास एन ए एल क्यू बन। अब आपको टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं चाहिए, आपको चाहिए चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अगेन इस इक्वेशन में टाइम का एक फैक्टर लेकर के आऊँ, मैं टाइम से डिवाइड करूंगा दोनों साइड के इक्वेशन में। मैंने इधर भी डिवाइड किया और इधर भी डिवाइड किया। आई कैन डू दिस कि मैं एक न्यूमरेटर मतलब एक ही न्यूमरेटर को सिलेक्ट करके डिवाइड कर दूं, मैथमेटिक्स में इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो देखो बेटा, ये क्यू बाई टी, ये तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट बन जाता है। ठीक है, दिस इज दी करंट। और ये लेंथ क्या आ रही? लेंथ कवर्ड पर यूनिट टाइम वेलोसिटी हो गई आपके पास उस चार्ज कैरियर की। तो ये आपके पास आ जाता है वेलोसिटी, और इसको हम वी डी मतलब एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली चीज लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला फाइनली आपके पास आ गया। आई करंट इज इक्वल्स टू एन चार्ज डेंसिटी, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड क्यू द चार्ज कैरियर्स। ठीक है, so this is the formula that relates all these things, और इससे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, तो यहाँ पे जरा साइड में देखते हैं। देखिए, अगर आप सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का को सब्जेक्ट बना लो अपने इस फॉर्मूला से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सब्जेक्ट बना दो, तो ये हो जाएगा आई ओवर एन ए एंड क्यू। Now, the drift velocity is directly proportional to current. जितना ज्यादा फ्लो ऑफ करंट होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही आपके पास क्या होगी? ज्यादा होगी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इसको अब वो की जो हमारे कन्वेंशनल समझने के तरीके कार होते हैं ना, उससे समझे। पीछे से इलेक्ट्रॉन बहुत सारा आ रहा है, आगे वाले को रिपल्जन मिल रही है, वो आगे जा रहा है। तो अगर बहुत सारा अमाउंट आ रहा है, बहुत सारे अमाउंट में जा रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अधिकांश जल्दी जल्दी हो रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ये मैंने कहा था बिल्कुल ही बेसिक तरीके का समझ लीजिए, अपने अपने दिमाग में चीज बिल्कुल। ठीक है, drift velocity is inversely proportional to number density. अब देर आर डिफरेंट मटेरियल जिनकी नंबर डेंसिटी डिफरेंट होगी। सही है, सेम करंट, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम सब कुछ है, दो डिफरेंट वायर्स है, एक स्टील का था, एक तीन ले लो, स्टील वायर, स्टील आयरन कॉपर, इन तीनों की नंबर डेंसिटी अलग अलग होगी। तो करंट तो सेम फ्लो कर, लेकिन जिस वेलोसिटी फ्लो कर रहा होगा वो सबका क्या होगा? अलग होगा। फॉर एग्जांपल करंट मैंने सेम रखा हुआ है, ठीक है, डेफिनेटली रेजिस्टेंस का एक फैक्टर आ रहा है, तो उस चीज को भी इग्नोर करते हुए मैंने कहा करंट सेम। तो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी वुड बी डिफरेंट। ठीक है, तीसरी मजेदार सी चीज जो यहाँ पे हमें समझनी है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ये क्या है? एरिया इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। ठीक है, अब एरिया जितना नैरो होता चला जाएगा, आपके पास वेलोसिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी। ये अजीब सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? अब ये क्यों कॉन्सेप्ट ऐसा है, अब आप इस चीज को समझे। मैंने अभी यहाँ पे एक बात भी बताई थी कि आपके पास देयर इज अ पॉसिबिलिटी चार्जेस इधर भी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे भी ट्रैवल कर सकते हैं ना, अक्रॉस भी ट्रैवल कर सकते हैं, जरूरी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो ये वाले आइटम में चले जाए। अगर मैं नैरो कर दूंगा तो ये जो अक्रॉस ट्रैवलिंग है ये कम होगी, और अक्रॉस ट्रैवलिंग की वजह से जो आपके पास
ये म्यूचुअल रिपल्जन हो सकती है भाई, एक यहाँ आ रहा था एक यहाँ जा रहा था, जो म्यूचुअल रिपल्जन हो सकती है, दैट वुड अफेक्ट देयर मोशन, ठीक है ना, वो आपके पास प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इन दैट केस आपके पास जो स्पीड है, जो डायरेक्शन तकरीबन डायरेक्शन सेम होती चली आ रही है, तो जो स्पीड है वो आपके पास इवेंचुअली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट के बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, और न्यूमेरिकल्स बहुत हल्के फुल्के, एंड यस ये जो आपके पास डेरिवेशन है ये आ सकती है, ठीक है। लास्टली बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करंट से रिलेटेड, बहुत डिटेल में बात कर ली आज करंट के हवाले से। करंट के हवाले से अब एक तसव्वुर, एक और चीज, जब इतनी सारी चीजें पिक्चर क्लियर करनी तो एक आखिरी पिक्चर ये भी क्लियर कर लेते हैं कि अगर बोला जाए कि जनाब यहाँ पे स्विच लगा हुआ था, स्विच को हमने क्लोज किया, करंट फ्लो करना शुरू हुआ। अब उमूमी तौर पे समझाने के लिए भी हम करेंगे ना, बैटरी से करंट चला और यूं करके वापस आया। अब आपके ध्यान में क्या है कि बैटरी के अंदर बहुत सारे चार्जेस मौजूद थे, और आपने जैसे बटन को यहाँ से ऑन कर दिया तो ये सारी लाइन बना के निकले और फ्लो करके यहाँ पर आए, और आपने स्विच ऑफ कर दिया, ये वापस सारे आ गए थे ना, ऐसा नहीं है। देखें, फिर वापस जाएं, चार्ज क्या चीज थी, चार्ज ऑलरेडी एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में मौजूद है, 3D कहीं नहीं घूम सकता है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद है, ठीक है, और एटम कंडक्टर के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि चार्ज इज ऑलरेडी देयर अराउंड द सर्किट। आपका पोटेंशियल देना, आपका स्विच ऑन करना, सिर्फ उनका मोशन स्टार्ट करता। तो जो चार्ज जहां मौजूद था वो वहीं से स्टार्ट करेगा, ये चार्ज यहाँ से चलना शुरू करेगा, ये चार्ज यहाँ से चलना शुरू करेगा, ये चार्ज यहाँ से चलना शुरू करेगा, और जब आप स्विच ऑफ करेंगे जो चार्ज यहाँ मौजूद था ये वहीं रुक जाएगा। वो एक गेम होता था ना, म्यूजिकल चेयर। म्यूजिकल चेयर खेले ना आप लोगों ने। म्यूजिकल चेयर में क्या होता था, म्यूजिक स्टार्ट्स, आप जहां थे आपने वहीं से भागना शुरू करना है, म्यूजिक स्टॉप्स, आप जहां थे, आप जहां जिस जगह मौजूद था आपने वहीं से रुक जाना। आप दोबारा लाइन नहीं बना लेते हैं, लेकिन आप दोबारा लाइन बनाएंगे, आप दोबारा से स्टार्ट करें नहीं, जहां थे वहीं से स्टार्ट करोगे, जहां रुकोगे। हाँ, समझाने के लिए, क्योंकि इट्स अ लूप, ये लूप है, करंट घूमे चले आ रहा है, मतलब चार्ज, ये लूप क्रिएट करता रहेगा, ये चार्ज घूमता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो लूप जहां पर हो आपके पास साइक्लिक डायरेक्शन हो, तो वहां पे एक रेफरेंस पॉइंट डालना जरूरी है। तो समझाने के लिए मैं भी बोलूंगा, ये रेफरेंस पॉइंट हम यूजली बैटरी रखते हैं। बैटरी क्यों रखते हैं, और चार्ज घूम क्यों रहा है, कैसे घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, घूम के कर क्या रहा है, ये बात समझ में आएगी जब हम वोल्टेज को समझे। तो आज आप यहाँ पर चार्ज की इतनी सारी डेफिनेशन आपने समझ ली है, ठीक है। अब आपने एक आखिरी चीज भी समझनी है कि देखो चार्ज में बेसिकली क्या कर रहे हैं हम ये बोल रहे हैं, हम ये बात कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास चार्ज जो है वो चल रहा है, घूमे चले आ रहे हैं पूरे सर्किट के अंदर, ठीक है ना। अगेन एक सिर्फ समझने की वजह से एक चीज, ये आपके पास लेट्स से कि एक बड़े से सर्किट का छोटा सा हिस्सा मैंने बना दिया, मैंने कहा ये वायर्स हैं, ये चार्जेस जा रहे हैं, ठीक है ना, ये कॉम्पोनेंट लगा हुआ, चार्जेस आ रहे हैं, इससे गुजर रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, फिर बैटरी में जा रहे हैं, फिर यहाँ पर आ रहे हैं, फिर यहाँ से गुजर रहे हैं, फिर चार्ज से घूमे चले आ रहे हैं, तो बल्ब कैसे चल रहा है, तो चार्ज का, अच्छा ये घूमना रुक जाए तो बल्ब नहीं जलेगा। तो इसका मतलब ये है कि चार्ज का फ्लो होना, चार्ज का सर्किट के अंदर घूमना सबसे अहम काम है। घूम के कर क्या रहा है, इनके घूमने से ऐसा क्या हो रहा है कि कोई भी अप्लायंस चलना शुरू हो जाती है। अब इस अप्लायंस की जगह देख लो, मैंने लगा दिया एक बल्ब, ठीक है ना, बल्ब आपको देता है लाइट एनर्जी। एनर्जी आपके पास क्रिएट नहीं होती, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, और ट्रांसफॉर्म उसी वक्त होगी जब कोई ना कोई वर्क डन होगा। ये सारी चीजों को जोड़ो, एनर्जी निकल रही है, लाइट, कोई ना कोई वर्क डन हुआ होगा, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी। वो फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सपेक्टेड क्या है, सर इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी जो कन्वर्ट हुई थी लाइट में। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाने वाला कौन था, वो चार्ज था। रिवर्डन करने वाला कौन था, वो चार्ज था। तो चार्ज के घूमने का मकसद क्या है, चार्ज के घूमने का मकसद है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैरी करता है सोर्स से अप्लायंस पे, वो एक वर्डन करता है, तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है ऑन दैट अप्लायंस इन अदर फॉर्म्स, लाइट हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, वो जो एवर जो आपने अप्लायंस यहाँ पे लगाई हुई है उस फॉर्म में जा रही है, मीटर लगाए हुए हीट की फॉर्म में जाएगा, ठीक है।
अब गौर करो इस पिक्चर के ऊपर, तो यहाँ जो चार्जेस आ रहे हैं बोल्ड चार्जेस हैं, फुल ऑफ एनर्जी। यहाँ जो चार्जेस आ रहे हैं एम्प्टी हैं। तो इसका मतलब है कि चार्ज एक्चुअली कर क्या रहे हैं, चार्ज भाई साहब कर ये रहे हैं कि वो यहाँ से एनर्जी पकड़ते हैं, इसको एनर्जी देंगे, खाली हो जाएंगे, फिर वापस जाएंगे, इससे एनर्जी दोबारा कैरी करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पे खाली हो जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर एनर्जी कैरी करेंगे। ये लूप चलता रहता है, इसका नाम सर्किट है। जो एनर्जी कैरी कर रहे हैं चार्ज, अब जाहिर है कि सारे चार्ज भी यूनिफॉर्म है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट चार्ज पर एक चार्ज के अंदर है। तो जो एनर्जी कैरी कर रहे हैं, तो हर चार्ज की जो एनर्जी होगी वो भी यूनिफॉर्म है। मतलब अगर ये 9 जूल्स ऑफ एनर्जी कैरी कर रहा है, तो ये भी 9 जूल्स, ये भी 9 जूल्स, ये भी 9 जूल्स, ये भी 9 जूल्स, ये भी 9 जूल्स का वर्धन करेगा, ये भी आगे 9 जूल्स का वर्धन करेगा, ये भी 9 जूल्स का वर्धन करेगा। So this energy carried per unit charge is referred as voltage. Energy carried per unit charge is, अगली डेफिनेशन नहीं है, समझा रहा हूँ, डेफिनेशन इज वर्धन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से करंट की बात रोक दी। इस कॉन्सेप्ट को अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि वोल्टेज क्या चीज है, ये एनर्जी किस तरह कैरी की जा रही है, चार्ज, करंट और वोल्टेज का आपस में रिलेशन क्या है। सो इन टुमारोज लेक्चर, इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी कवरिंग द डिटेल्स अबाउट वोल्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है कल का, ठीक है।